गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं इन नटशल। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर का है 19th ऑफ जून। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू से लिया गया है। नॉर्मली मैं एडिटोरियल्स हर दिन का नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उतना रेलेवेंस हर दिन का नहीं होता है। तो टेक्निकली व्हाट आई विल बी कवरिंग इज मई और जून में कम से कम पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी और गवर्नेंस है यानी कि जीएस 2 से रिलेटेड जितने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एडिटोरियल से, मैं सिर्फ वही करवा रहा हूं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी को कैटर करता है, जीएस पेपर 2 को कैटर करता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जितने सारे एडिटोरियल्स हिंदू में होंगे विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2, हम लोग उस चीज को यहाँ डील करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल पॉलिसी से रिलेटेड है, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है। बिना इस पूरे चीज को पढ़े, बिना इस पूरे लंबे आर्टिकल को पढ़कर अगर आपको बताना पड़े कि ये आर्टिकल किस चीज पे है, तो उसका तरीका आप देख लीजिए। क्या कह रहा है? वॉट मतलब कि वो पूछ रहा है कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम टू डन विथ वैक्सीन, मतलब जिससे हम वैक्सीन से रिलेटेड व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हम वैक्सीन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हल को ढूंढ सके, प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू दी वैक्सीन। अब वैक्सीन से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हो रही है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, तो दूसरा क्या चीज हो रहा है अवेलेबिलिटी के साथ साथ, और दूसरा ये हो रहा है कि इस वैक्सीन की एफिकेसी कैसी होगी, कितनी एफिशिएंट है ये वैक्सीन। तो ये जो दो चीजें हैं, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक और है वो है मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन। मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन, किस मॉडल में हम वैक्सीनेट करेंगे लोगों को। तो प्रॉब्लम्स जो वैक्सीन से रिलेटेड है वो मेनली तीन है, एक अवेलेबिलिटी के ऊपर है, दूसरा इफेक्टिवनेस के ऊपर है, और तीसरा मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, एज अ पब्लिक पॉलिसी। और इन चीजों को कैसे करेंगे, इसीलिए ये व्हाट शब्द यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पॉलिसी अप्रोचेस मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस between achievements of health goals and the exigencies of the supply constraints। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी गोल्स हैं, क्या हमने अचीव करना है, और उसके साथ साथ कितने हमारे पास सप्लाई है। उन चीजों को दिमाग में रखकर ही एक पॉलिसी का गठन किया जा सकता है, पॉलिसी को बनाया जा सकता है जो कि इन दोनों मुद्दे को रखकर हो, गोल्स एंड कंस्ट्रेंट सप्लाई में। ठीक है, अब इस पूरे आर्टिकल को मैंने अपने हैंड रिटन नोट से इस तरीके से बनाया है। तो इससे क्या होगा, 2 पेज का है, हम लोग को इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये कितना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी है इसमें एक स्ट्राइक करना है, एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जो एक बैलेंस स्ट्राइक कर सके बिटवीन अचीविंग द गोल्स, क्या हमारे टारगेट्स हैं, और उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास सप्लाईज में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको दूर करने से हम लोग इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 जून 2021 में नेचर मेडिसिन बोलकर एक पब्लिकेशन है, वहां से एक पब्लिकेशन आती है, एक आर्टिकल छपता है जहां पे एनालाइज किया जाता है डेटा को जो कि उन्होंने यूके से उठाया है बिटवीन दिसंबर टू अप्रैल 2021। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है यूके से, और उसकी एनालिसिस की एक आर्टिकल, एनालिसिस के ऊपर बेस करके एक आर्टिकल बनाया गया है जो कि इस पेपर में छपा है, इस पब्लिकेशन में छपा है। वहां पे जो पब्लिकेशन छपा है उसमें यह कहा गया है कि उस समय ड्यूरिंग दिसंबर टू अप्रैल 2021 उस समय अल्फा वेरिएंट जो वैक्सीन का था, सॉरी अल्फा वेरिएंट जो वायरस का था वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट था। कहने का मतलब यह कि जो अल्फा वेरिएंट है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट था। और अल्फा वेरिएंट की खासियत क्या है कि अल्फा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में कि वैक्सीन की एफिकेसी अल्फा पे कम अप्लाई हो रही है। इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जब ये अल्फा वेरिएंट ऑफ द वायरस प्रिडोमिनेंट था ड्यूरिंग दिसंबर टू अप्रैल 2021 इन यूके, तब वहां पे जो वैक्सीन मिल रही थी उस वैक्सीन का नाम आप यहां पे देख सकते हैं, यहां वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, तो जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी पहले डोज में मात्र 64% थी और दूसरे डोज में 79% थी। लेकिन ये आपको बीमारी होने से नहीं रोकेगा, बल्कि बीमारी के सीवियरिटी से रोकेगा और मरने से बचा सकता है। तो 64% हो या 79% हो, इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस and the death, and not it cannot prevent you from getting infected, it can only prevent you from being severely ill or death। इन दोनों चीजों से वो बचा सकता है इतनी क्षमता में। 79% दो डोज में और 64% पहले डोज में। कब? जब वायरस की वेरिएंट अल्फा है।
दूसरी तरफ देखिए, यही रिपोर्ट ये भी कहता है, ये आर्टिकल ये भी कहता है, इट ऑल्सो मेंशंस दैट द प्रीवियस इन्फेक्टेड पर्सन जो भी कोविड हैड अ सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द री इन्फेक्शन। मतलब ये जो जेनेका जो वैक्सीन है वो अल्फा वेरिएंट के वायरस में अगर कोई पहले कोविड 19 का शिकार बन चुका है तो उसमें सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन उसको मिलेगी कि वहां पे री इन्फेक्शन ना के बराबर होगा। तो ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। अब ये कहा जा रहा है कि 14th ऑफ जून, पिछला वाला 9 जून को था, ये 14th ऑफ जून पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड एक और रिपोर्ट रिलीज करती है। उसमें कहा जाता है कि एस्ट्राजेनेका जो है उसने एक और वैक्सीन बनवाया है, उसकी एफिकेसी पहले डोज में 71% है, दूसरे में 92% है। लेकिन यहां पे इसकी एफिकेसी क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहां पे जो वायरस है उसका वेरिएंट इस बार अल्फा नहीं है बल्कि इस बार डेल्टा है। आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब यह है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस में एस्ट्राजेनेका का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, जबकि अल्फा वेरिएंट ऑफ वायरस में एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बस ये मुद्दा आपको समझना है। सेम चीज जो है इंडिया के क्राइस्ट मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का भी पहली रिपोर्ट आई है वैक्सीनेशन की, वैक्सीन इफेक्टिवनेस की, जिसमें कहा जा रहा है कि 92% ऑफ दोज हु हैव टेकन द वैक्सीन आर प्रिवेंटेड अगेंस्ट द नीड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 92% लोग ऑक्सीजन की वो जो कमी हो रही थी लोगों को ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल जाना, मतलब इसमें प्रिकॉशन मिलेगा 92%। 94% मिलेगा फ्रॉम आईसीयू इंटेंसिव। डेथ बिल्कुल नहीं होगी इस वैक्सीनेशन के बाद, और 10% लोगों को फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार हुआ है फिर भी 10% लोगों को इन्फेक्शन दोबारा से हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों डेटा टेकन फ्रॉम यूके एंड इंग्लैंड, ये बात साफ जाहिर हो गई है कि जो कोविशील्ड है ये वर्क कर रहा है डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस, तो कोविशील्ड डिफरेंट वेरिएंट्स को डील कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि कोविशील्ड जो है वो ज्यादा एंटीजन प्रोवाइड कर पाता है, वो ज्यादा एंटीजन प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मोर डिटेल स्टडीज की जरूरत है, जिससे हमें पता चले कि ये वैक्सीन अगर कोई आदमी ले लिया है तो वो हाउ लॉन्ग इट इज इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव इट इज अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट्स, क्या हमें बारी बारी से वैक्सीनेशन लेते रहना पड़ेगा अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो वायरस का। तीसरा, इन रिलेशन टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैंडेमिक के डिफरेंट स्टेजेस के अनुसार है, थर्ड वेव आने वाला है अभी इंडिया में 1-2 हफ्ते के बीच में, जहां तक रिपोर्ट्स के अनुसार है, तो क्या हमें फिर से वैक्सीन लेना पड़ेगा, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो ये जो मुद्दे हैं इनके लिए डिटेल स्टडीज की और जरूरत है। ठीक है, ताकि हम एक अच्छा इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी बना सके। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक हेल्थ, यहां पर हमें देखना पड़ेगा डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट पॉलिसी अप्रोच डिमांड करता है। डिफरेंट नीड्स जो है इंसान का, सिटीजन का जो डिफरेंट नीड्स है वो केटर करता है डिफरेंट पॉलिसीज की डिमांड की तरफ, जिससे हमने पहले भी कहा है हमें गोल्स और सप्लाई के कंस्ट्रेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ जो इशू है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो डिक्रीज करेगा द बर्डन ऑफ इलनेस एंड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, हम लोग किस वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में अभी अल्फा वेरिएंट नहीं है, तो डेल्टा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो विद द डेल्टा वेरिएंट इट इज क्लियर दैट द अर्लियर प्लान्स टू वैक्सीनेट स्मॉलर पॉपुलेशन इज नॉट इफेक्टिव। मतलब हर्ड वाला जो इशू था वो अब काम नहीं करेगा। अब हमें क्या चाहिए? 85% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, और 85% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का मतलब ये है कि हमें अडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी, किस ग्रुप को ज्यादा जरूरत है वैक्सीन का, ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से डिलीवरी स्ट्रेटेजीज में चेंजेस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिलीवरी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी सो एज टू अचीव द गोल्स ऑफ मैक्सिमम इंपैक्ट। तीसरा चीज क्या है? देखिए, कंट्रोल द इंफेक्शन इज अ लॉन्ग टर्म गोल, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स हु आर एट हाई रिस्क। इसी प्रायोरिटाइजेशन के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो प्रायोरिटी में हम लोग रखेंगे एजेड लोगों को, या रखेंगे जो लोग वर्किंग कंडीशन में है लेकिन वो लोग हाई रिस्क में है। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसीलिए इस पॉलिसी को कहा जाता है, इस अप्रोच को कहा जाता है एज डिसेंडिंग अप्रोच, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हम लोग उतरेंगे, एज डिसेंडिंग अप्रोच। We must be accompanied with the adequate pace in the supply also. But problem ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक रिवील नहीं करी है उसका एक क्लियर रोड मैप एज टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन्स। द रिलक्टेंस, जो ना बताने की जो मंशा है, जो छुपा के रखने की मंशा है, along with some एंटी साइंस सजेशंस, जो कई बार बीजेपी की तरफ से कुछ नेता या लीडर बोल उठते हैं कि यार गौमूत्र से ये ठीक हो जाएगा, तो कुछ एंटी साइंस सजेशंस और ये रिलक्टेंस कि हम नहीं दे पा रहे हैं या अवेलेबिलिटी किस तरीके की होगी हम बता नहीं रहे हैं जनगण को या जनता को, तो इसमें क्या हो रहा है? इट इज क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन अमंग द सिटीजंस।
और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है वो है कि रूरल एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। रूरल एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, यहां पे वैक्सीन जो हर विलेज में पहुंचानी पड़ेगी, और इसके लिए जो बिल्डिंग करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा एक्सपीरियंस जो भी हम लोगों को मिला है फ्रॉम द पल्स पोलियो वैक्सीनेशन। जो पल्स पोलियो का जो हम लोग का टीकाकरण का जो एक मुहिम हुई थी पहले, तो उससे हम लोगों को जो भी एक्सपीरियंस मिला है उसको हमको गैदर करना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो है उस एक्सपीरियंस को यूज कर सके इन दिस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन, जो हम लोग का वैक्सीनेशन मार्च हो रहा है। सिमिलरली जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको एम्पावर करना पड़ेगा विद इंफॉर्मेशन एंड टूल्स टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करके हमें ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी लीडर्स जो विलेजेस में हैं उनको एम्पावर किया जाए तो काफी हद तक चीजें अच्छी हो सकती हैं। एक जो आखिरी चीज है वो है कि कोविन ऐप जो सरकार ने बनाया, जहां पे हम सबको रजिस्टर करना पड़ता है। गांव देहात में यहाँ पे ये सब इंटरनेट की फैसिलिटीज उतनी नहीं है, तो दिस ऐप जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, इट शुडंट बिकम अ हर्डल इन इटसेल्फ कि भैया अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो नहीं होगा। नहीं, ये उनके लिए है, ये जो वैक्सीनेशन मार्च इसको ईज करने के लिए है। दिस शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर रेड टेपिज्म। यही बात इस पूरे आर्टिकल में कही जा रही है। और अंत में इसमें कंक्लूजन में क्या लिखा है? कंक्लूजन में लिखा है, वैक्सीनेशन पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड क्विकली टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वी मस्ट जनरेट एविडेंस एंड डेवलप मॉडल्स टू डिजाइन द अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज फॉर यंगर पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद some professions are most likely to spread infection and should therefore be prioritized. Same चीज बोली जा रही है, the government must trust its citizens and share the information solely available. The notable aspect of the pandemic is the absence of clear data from the governance. ये एक major problem है। We need to restore society to normalcy. Good data or the availability to measure what matters is the key. So आपको समझ में आ रहा होगा, the entire article जो है वो एक पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है with respect to vaccination. तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप लोगों को इससे बेस में कुछ आंसर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2, आप मुझे सबमिट कर सकते हैं लिख करके, और इसके बदले में मैं उसको करेक्ट करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो तक जुड़े रहने के लिए इसको शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।